चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? रामसर साइड पढ़े थे ना, तो कंप्लीट हो गई थी ना। हमारा चल रहा था क्या? पॉलिटी चल रहा था ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? चलिए, तो अब आज से हमें स्टार्ट करना है क्या? महत्वपूर्ण अनुच्छेद, है ना। तो जहां से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तो कितने? 395। ठीक है, 395। मगर जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एग्जाम में आते हैं, हमें सिर्फ उनको पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे भाग 1 में जो 1 से 4 तक दिए हैं, इस यहां से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि पार्ट ए में कौन सा पार्ट आता है, पार्ट बी में कैसे आता है, देशी रियासतें कैसी बनी, और भारत का जो एकीकरण हुआ है, तो यहां से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखिए। सबसे पहले लिखिए, हमें पढ़ना है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में हमें पढ़ना है सबसे पहले भाग 1 में क्या है बताइए। भाग 1 में मैंने आपको बताया था क्या, किसके बारे में बात की गई है भाग 1 में? संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। संघ एवं केंद्र शासित क्षेत्र की बात की गई है ना। स्टेट एंड यूनियन की बात की गई है भाग 1 में। और आपको पता है इसके बीच में कितने अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक आते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 1 में क्या बात की गई है, अनुच्छेद 2 में क्या बात की गई, 3 में क्या की गई है, और 4 में क्या की गई है। यहां से बनते हैं, सारे अनुच्छेद से बनते हैं, इसलिए हम इस अनुच्छेद को विस्तार में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला लिखिए सबसे पहले, अनुच्छेद 1 में क्या बात की गई है। आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में क्या बोला है कि भारत, क्या बोला है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस पे बोला गया है? अनुच्छेद 1 में। ठीक है, क्या बोला गया है? इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ होगा। इस वर्ड को थोड़ा सा समझिए, जो मैं बात बता रहा हूं आपको। कौन से वर्ड की? संघ की। संघ मतलब होता है यूनियन। ये भाग 1 में कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखिए, जो संघ की बात आई है इसको समझिए। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्फेडरल, मतलब होता है परिसंघ। ठीक है, दूसरा होता है फेडरल या संघ, इसको भी संघ बोला जाता है। और हमारे संविधान में जो उपयोग किया गया है उसको क्या किया गया है? यूनियन या संघ। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि भारत कौन सा है। थोड़ा सा समझिए गौर से और थोड़ी कोशिश करिए समझने की। एक होता है कॉन्फेडरल, मतलब होता है परिसंघ, और एक होता है फेडरल मतलब संघ, और एक होता है यूनियन मतलब संघ। तो भारत में जो बात की गई है वो कौन सी बात की गई है? यूनियन की, कि भारत राज्यों का संघ होगा। कॉन्फेडरल, ये परिसंघ मतलब वह होता है जो छोटे छोटे राज्य रहते हैं, मतलब जहां पे छोटे छोटे एरिया रहते हैं और वहां पे कोई हुकूमत करता है, वहां पे कोई राज्य होते हैं, और वो अपनी शक्ति किसको देते हैं? केंद्र को दे सकते हैं। मगर ये कभी भी टूट सकता है, ये बहुत शक्तिशाली नहीं होता। समझ में आ रहा है? कॉन्फेडरल, ये परिसंघ मतलब ये होता है कि छोटे छोटे, आप एक छोटे छोटे गांव समझ लीजिए। छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे क्षेत्र में कोई राजाएं रहते हैं, जहां पे जैसे रियासतें होती थी, वहां पे वो राज्य करते थे और वो अपनी थोड़ी शक्ति किसको दे दिया करते थे? केंद्र। तो उसको बोला जाता है परिसंघ। तो भारत परिसंघ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है, कभी भी इसका विखंडन हो सकता है। दूसरा, इससे थोड़ा पावरफुल होता है संघ। संघ मतलब होता है फेडरल। ये चलता है अमेरिका में। कई राज्य मिलके, कुछ राज्य मिलके थोड़ी थोड़ी शक्ति किसको देते हैं? केंद्र को। और वहां पे क्या करता है? उसको क्या कहते हैं हम? संघ कहते हैं। ऐसा चलता है अमेरिका में। अमेरिका में आप ढेर सारे राज्य देखे होंगे, टेक्सास है, जॉर्जिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो राज्य है, ये अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति केंद्र को देते हैं, और ये भी इससे थोड़ा पावरफुल होता है, इससे थोड़ा पावरफुल होता है, मगर ये भी कभी टूट सकता है। और इनके अपने नियम होते हैं, इनके अपने संविधान होते हैं, जैसे अमेरिका में चलता है। जैसे टेक्सास है, वहां पे जितने राज्य हैं, जैसे 50 वहां पे राज्य हैं, उनके अपने झंडे हैं, उनके अपने संविधान हैं, अगर आप देखोगे। मगर भारत में क्या बोला गया है? यूनियन। यूनियन मतलब कि भारत का कोई भी राज्य होगा वो अपना अलग देश बना ही नहीं सकता, इसका कभी इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। इसलिए भारत को बोला गया है
भारत राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन आता है तो आप याद रखना ये वाला यूनियन, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखवाया हूं। संघ का मतलब फेडरल भी होता है, पर आपको इंग्लिश में देखकर लगाना है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, जिसका संविधान में सीधे वर्णित किया गया है कि भारत के कोई भी राज्य, अगर कोई भी राज्य कहता है कि मुझे अलग राज्य, मुझे अलग देश बनाना है, मुझे स्वतंत्र होना है, तो ये प्रावधान भारत में है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? अगर भारत परिसंघ होता, परिसंघ मतलब समझ में आ गया ना, छोटे छोटे राज्य बनके, छोटी छोटी रियासत जहां पे राजाएं अपनी हुकूमत चलाते हैं, वो थोड़ी शक्ति केंद्र को दे देते, तो ये कभी भी टूट सकता था। अगर वहां के राज्य, वहां के जो छोटे छोटे रियासत अगर उनको चाहते थे हमें कोई दूसरा स्वतंत्र राज्य बनाना है या स्वतंत्र देश बनाना है, तो वो कर सकते थे। इसी प्रकार से थोड़ा सा पावरफुल होता है संघ, जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्र को शक्ति देते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फेडरल सिस्टम। जैसे अमेरिका में चलता है, आप देखोगे वहां पे 50 राज्य है, हर राज्यों का अपना झंडा है, हर राज्यों का अपना एक संविधान है। मगर भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, जो कभी भी कोई भी राज्य, ये प्रावधान ही नहीं है कि कोई भी राज्य अगर चाहे कि हम अपना एक स्वतंत्र देश बना लें, हम अलग हो जाएं, तो ये प्रावधान ही नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर? समझ में आया? दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आता है, जो हमारा अनुच्छेद है उसमें भारत के लिए हमारा जो आर्टिकल 1 है, इसमें मैंने आपको बता रहा हूं हमारा जो संविधान है, इस पर भारत और इंडिया दोनों शब्द का उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और इंडिया दोनों शब्द का उल्लेख है, दोनों शब्द का उल्लेख है, दोनों शब्द का उल्लेख है। अभी बहुत विवाद चला था, क्या विवाद चला था कि इंडिया शब्द को, अभी सुप्रीम कोर्ट में 1-2 साल पहले केस चला था और उस पर बोल रहे थे कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, क्योंकि हम भारत शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। देश का नाम क्या है? भारत। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो भारत की बात की रही है, तो हर जगह भारत का शब्द यूज कर रहा है, तो उसको बोल रहे थे कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। पर संविधान ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फालतू की याचिका है, इससे हम नहीं प्रावधान कर सकते, भारत और इंडिया दोनों से चलना चाहिए। जबकि भारत का प्रयोग हम ज्यादा चीज में करते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, जनगणमन में भी भारत का शब्द आता है, तो मैंने हर जगह भारत का उपयोग करते हैं। इसलिए क्वेश्चन आया है कि भारत और इंडिया दोनों शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में है। याद आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं हम, तो अनुच्छेद 1 में और क्या प्रावधान किया गया है? एक प्रावधान किया गया है कि जो राज्यों की बात की गई है, अभी अनुच्छेद 1 के अंदर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आता है, समझिए। राज्यों की जो बात करी है कि जो राज्यों का नाम अनुसूची 1 में रखा गया है, राज्यों का नाम अनुसूची 1 में रखा गया है। अब मैंने आपको राज्यों का नाम अनुसूची प्रथम में रखा गया है। जो अनुसूची 1 है, पढ़े थे ना उसमें केंद्र और राज्यों के बारे में। अब भैया यहां पे कोई भी राज्य बोले, अगर मध्य प्रदेश बोले कि मैं भारत का हिस्सा हूं, तो इसका प्रमाण कहां पर है? तो इसका प्रमाण जो है, अपना राजस्थान बोले कि मैं भारत का हिस्सा हूं, तो ये संविधान में कहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक अनुसूची 1 जो बनाई गई थी, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। तो इसके तहत भारत किसका पार्ट है? मध्य प्रदेश किसका पार्ट है? भारत का पार्ट है। तो इसकी भी बात की गई है अनुच्छेद 1 में। बात समझ में आई कि राज्यों का नाम अनुसूची 1 में रखा गया है। अनुसूची जो शेड्यूल 1 में पढ़े थे, केंद्र एवं राज्य शासन के बारे में बताया था, तो क्या पूछेगा? राज्यों का नाम अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है। दूसरी चीज इसी के अंदर और देखिए, राज्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है कि नहीं? देखिए, राज्यों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। ये सब अनुच्छेद 1 के अंदर बात कर रहे हैं। राज्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा क्षेत्र? कोई बताएगा? जो बड़े राज्य होंगे, जिनका क्षेत्रफल बड़ा आएगा, उसको हम कह देंगे राज्य। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो हो गए कितने? 28 राज्य। दूसरा बांटा है भैया केंद्र शासित प्रदेश, जो थोड़े कम राज्य है उनको बोल दिया केंद्र शासित प्रदेश, 8। और तीसरे बांटा गया है अर्जित। तीसरा किया गया अर्जित, और अर्जित हुआ है 0। तो राज्यों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। मतलब राज्य जिसका बड़ा क्षेत्रफल होगा उनको राज्य कह दिया जाएगा, जो थोड़ा कम क्षेत्रफल वाले हैं उनको हम यूटी कह दिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। और अर्जित मतलब क्या होता है? जो एक भी नहीं है, जैसे बलूचिस्तान। भारत कभी, जैसे अगर बलूचिस्तान के ऊपर, जैसे पीओके पे कौन कब्जा कर लिया है? पाकिस्तान। वैसे अगर बलूचिस्तान की कभी हमारे पास लड़ाई होती और हम उसको एनेक्स करके अगर हम हासिल कर लेते, बलूचिस्तान को भारत पाकिस्तान से छीनकर जीतकर अपने में शामिल कर लेता, तो अर्जित स्थान में एक आ जाता। मतलब संविधान कितना बेहतरीन बनाया गया, ये आप समझ रहे हो? ये क्या बोला है? हमारे यहां से कोई चीज
दूसरा राज्य नहीं बना सकती, मगर अगर हम कहीं से अगर जीतते हैं तो उसको भारत में शामिल कर सकते हैं। इसकी बात किया गई है, वही है अर्जित। समझ में आ रहा है? मगर अभी तक हमने ऐसा कभी किया नहीं है, इसलिए हम यहां पर संख्या कितनी है? 0। बात समझ में आ रही है? क्या बोला गया है? राज्यों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। एक तो जो बड़े क्षेत्र होंगे उनको राज्य भारत में देखने मिलते हैं आपको, राज्य 28। जो थोड़े कम क्षेत्र होंगे उनको हम यूटी कह देंगे, केंद्र शासित प्रदेश कह देंगे। और तीसरा अर्जित, अर्जित मतलब 0, मतलब अगर हमारी किसी से युद्ध होता है और अगर हम वहां से, जैसे बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान को अगर हम जीत लेते हैं तो उसको हम भारत में शामिल करने के लिए योग्य है, ये हमारा संविधान बोल रहा है। मगर उसको एक बार शामिल कर लिए तो उसे भारत से अलग करने की, या वो सोचे कि भैया हम अलग देश बना ले, तो ये प्रावधान भारत में के संविधान देता ही नहीं है। बात समझ में आई? तो ये बात की गई थी किस पे? अनुच्छेद 1 में, है ना? तो ये लाइन समझ में आई? भारत और राज्यों का संघ होगा, संघ होगा, ठीक है, ना ही परिसंघ होगा, ना ही फेडरल होगा। क्लियर? दूसरा बोला गया भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख है। तीसरा, राज्यों का नाम, जो हमारे राज्य है ये कहां पे लिखा है? ये अनुसूची 1 में लिखा है कि मध्य प्रदेश भारत का राज्य है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का राज्य है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश मध्य, कहां लिखी है? अनुसूची 1 में, है ना? और राज्यों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, राज्य, यूटी और क्या? अर्जित। तो अभी तक हमने अर्जित किसी को नहीं किया, तो ये अनुच्छेद 1 में है। बात क्लियर? अब चल आइए अनुच्छेद 2 में, समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है कि संसद और राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से किसी भी क्षेत्र को किसी भी विदेशी क्षेत्र, लिखिए किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति, अगर कोई भारत का राज्य है, जैसे एक घटना भी हुई थी, मैं बताता हूं आपको। दूसरे संविधान में क्या बोल रहा है? संसद और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को यहां पे क्या आ रहा है? पूर्व अनुमति, मतलब सिर्फ नाम मात्र पूछना बस है, एक फॉर्मेलिटी निभाना बस है। आपको पता होगा राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? नाम मात्र का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है नाम मात्र का, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। ये मान के चलिए घर में जैसे फूफा जी होते हैं, वही स्थिति है क्या राष्ट्रपति की इस देश में, कि नाम मात्र का होता है, उनको सिर्फ सूचना बस देना है, ठीक है, उनको सिर्फ सूचना बस देना है कि भैया हमारा एक नया, नेपाल से एक नया राज्य हमने शामिल कर लिया है। बात समझ में आ रही है? तो दूसरे में बोल रहा है कि संसद और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हो या ना हो, एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता निभाना है बस। अगर अनुमति से किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। आपको याद होगा 35वां संविधान संशोधन आया था, 35वां संविधान संशोधन 1974 में आया, जिसके तहत सिक्किम राज्य को सह राज्य बनाया गया था, सह राज्य को स्टेट बनाया गया था, इसका असम का, और इस पर एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 2A। बात समझ में आ रही है? और इसी के बाद 36वां संविधान संशोधन ले आए थे हमने, 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में, और भारत में 22वां राज्य सिक्किम को जोड़ दिया गया था। जोड़ा गया था कि नहीं? समझ में आ रहा है? किसके तहत जोड़ा गया था? अनुच्छेद 2 के तहत। अब इसको समझिए, जो सिक्किम है हमारे, आपको पता होगा वो बिहार और यूपी की बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। तो यहां पर 1959 में उसके ऊपर तिब्बत पड़ता है। तो 1959 में चाइना ने उस पर हमला कर दिया। तो एक सिक्किम, एक छोटा सा एरिया था वहां पे, जो कि तिब्बती लोग का एरिया था, वो एक स्वतंत्र था। उस समय वो स्वतंत्र था। जब तिब्बत में हमला हुआ तो वो बोला कि भैया हमें चाइना के साथ नहीं जाना। तो उन्होंने बोला भैया कि हम एक तो छोटा सा राज्य है, तो वो भारत आने की मांग किया कि भारत हमें अपने आप में शामिल कर ले। मगर उनको शक हो रहा था कि हम बहुत छोटे से राज्य, माने वहां पर जनसंख्या बहुत कम है, तो भारत आज हमें सपोर्ट करता है और कल हमें हटा दिया तो उसने बोला भैया पहले हम ट्राई करके देखेंगे। तो ट्राई करके उन्होंने बोला कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत पहले हम सह राज्य बन के देखेंगे, कहां का? असम का।
और जब बाद में देखा कि भैया भारत ने उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया और उनको शामिल कर लिया, तो उसके तहत 36वां संविधान संशोधन 1975 आया और उसके तहत भारत को 22वां राज्य बना दिया, सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में शामिल कर लिया। तो ये लाइन समझ में आई कि सिर्फ संसद और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं, किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। और एग्जाम्पल है किसको किया गया था? सिक्किम को। और कब बना था? 16 मई 1975 को। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये अनुच्छेद 2 में बात की गई थी कि हम विदेश से किसी भी राज्य को शामिल कर सकते हैं। क्लियर? अब अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। अनुच्छेद 3 आर्टिकल, ये अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद में क्या बोला गया है? संसद और राष्ट्रपति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी भारतीय राज्य का नामकरण सीमा क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन कर सकते हैं। ये 3 में बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मतलब नाम मात्र के लिए तो किसी भी भारतीय राज्य का नामकरण, किसी भी भारतीय राज्य, अब मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूं, अभी तक क्या बात कर रहा था? बाहर की 2 में। अब 3 में क्या बात कर रहा हूं कि भारतीय जो राज्य हैं उनमें हम उनकी सीमा डिसाइड कर सकते हैं, उनका क्षेत्रफल चेंज सकते हैं, उन्हीं के नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? अनुच्छेद 3। समझ में आ रहा है? और इसके तहत ऐसा हुआ भी, मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बन गया 2000 में, 26वां राज्य छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड बन गया 15 नवंबर 2000 को। और इसी के तहत 370 हटाई गई थी। नाम चेंज हो रहा है, तो ये प्रावधान कौन देता है हमें? अनुच्छेद 3। समझ में आ रहा है? अगला लिखिए। इसी के तहत क्या हुआ? इसी के तहत मध्य प्रदेश की जो आप बात करते हैं, मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। कब बना था? आपको पता होगा 1 नवंबर 2000 को। और इसी के तहत हमने यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बनाया था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। और इसके बाद हमने क्या बनाया था? बिहार से अलग होकर हमने क्या बनाया था? झारखंड। कब बनाया था? 15 नवंबर 2000 को। और इसी के तहत 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को क्या बदल दिया गया? अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर से 370 और 35A को हटाया गया इसी प्रावधान का यूज कर। और 31 अक्टूबर 2019 को इसी के तहत जम्मू एंड कश्मीर को क्या एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, कश्मीर और लद्दाख को। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? सॉरी, ये वाला नहीं, ये अगला प्रावधान में आएगा ना। ये इसको अभी मत रखिए, इसको अगले वाले अनुच्छेद 4 के तहत किया जाएगा। ये एक परिवर्तन किया जाएगा, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। एमपी को एक नया राज्य बना दिया, उसका सीमा और नामकरण कर दिया गया। यूपी को कर दिया गया, बिहार को कर दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित दिया। ये अनुच्छेद 3 के तहत किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? पहले में क्या बोला गया? भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या बोला गया कि अगर विदेश से कोई राज्य है या विदेश से कोई क्षेत्रफल है तो उसको भारत में हम शामिल कर सकते हैं। तीसरे में क्या बोला? हमारे अंदर के जो राज्य हैं, हमारे भारत के जो राज्य हैं, उनका हम नामकरण, उनका क्षेत्रफल या उनकी सीमा डिसाइड कर सकते हैं।
ठीक है, अब चौथा अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 4, और उस अनुच्छेद 4 में क्या बोला गया, जो 2 और 3 अनुच्छेद में है, उन पर हम संविधान संशोधन जो 368 में किया गया है उस पर, समझ में आ रहा है क्या है? देखिए अब बात आती है किस पर, अनुच्छेद 4 में क्या बोला गया, जो हमारे अभी थी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में मतलब जो 2 और 3 में जो संविधान में संशोधन हो रहा है, मतलब 2 और 3 अनुच्छेद में जो संविधान में संशोधन हो रहा है उसको 368 के तहत होता है, 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर इसमें संशोधन करना पड़ेगा तो राष्ट्रपति की साइन की जरूरत पड़ेगी, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पर क्या कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। और इसी का एग्जांपल है कि हमने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से 370 और 35A को हटाया था। मतलब 2 और 3 में हम ऐसा भी 2 और 3 में जो भी हम संशोधन अगर करेंगे तो उसको 368 के तहत हम नहीं रख सकते। बात समझ में आ रही है? उस पर, क्योंकि 368 में अगर रखना पड़ेगा तो हमें राष्ट्रपति की साइन की जरूरत चाहिए, मतलब यहां पर राष्ट्रपति की परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसी प्रावधान का उपयोग करके हमने कश्मीर से 370 और 35A की धारा को हटा दिया गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई तो क्लियर हुआ ये कि क्या क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत, मैंने बताया था भारत किसका, राज्यों का संघ होगा, और कौन सा, यूनियन। मैंने आपको बता दिया ना क्या क्या बताया कि एक परिसंघ नहीं है, परिसंघ मतलब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक केंद्र को शक्ति देते हैं और वो कभी भी टूट सकते हैं, मगर भारत में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। दूसरा होता है फेडरेशन या संघीय, संघीय जैसे कहां चलता है, वो थोड़ा सा पावरफुल होता है कॉन्फिडेंस से, परिसंघ से, मतलब वहां पे जैसे 50 राज्य हैं अमेरिका में, तो उनका खुद का झंडा है, उनका खुद का संविधान है, और वो चाहे तो कभी भी अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर सकते हैं। तो भी भारत में ये नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। भारत में जो शिक्षित वर्ग था ये अनेक भाषाएं, तो कभी भी अपनी भाषाएं बना के एक अलग राज्य बना सकते थे, इसलिए इसको भारत में शामिल नहीं किया गया। भारत में सीधा बोल दिया गया भारत राज्यों का संघ होगा। यूनियन मतलब आप कोई नए देश या कोई नए राज्य स्वतंत्र होने की सोच ही नहीं सकते। ये बात की गई थी किस पे, अनुच्छेद 1 में। दूसरे अनुच्छेद में बात की गई थी कि विदेश की भूमि, याद रखिए, जो विदेश की भूमि होगी सिर्फ संसद और राष्ट्रपति की सिर्फ हमें सहमति बस चाहिए, औपचारिकता रूप से चाहिए। अगर कोई शामिल होना चाहता है, और उसके तहत शामिल हुआ था कौन, सिक्किम हुआ था। इसके बाद तीसरा मैंने बताया था हमारे भारत के अंदर के जो राज्य हैं उनकी हमें सीमाकरण, उनका नामकरण अगर डिसाइड करना है तो हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 में बोला गया 2 और 3 में जो भी परिवर्तन अगर किया जाएगा तो उसे 368 के अंदर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 368 मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन करना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया करना पड़ेगा, और पूरी प्रक्रिया करना पड़ेगा मतलब बहुत लोग से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस परमिशन का फायदा उठा के क्या किया गया, कश्मीर से 370 और 35A को हटाया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 370 जो कश्मीर से हटी गई है वो किस अनुच्छेद का उपयोग किया गया है, तो आपको क्या बोलना है, अनुच्छेद 4। किसका, अनुच्छेद 4 का प्रयोग करके 370 और 35A को हटाया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो ये दिया था हमारे किस पे, भाग 1 में। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद देखिए क्या हुआ था इसके बाद अब आपको समझ में आएगा। अब जब ये चीज बात कर दी गई है, अब यहां पे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको पता है हमारा जो भारत बटा हुआ है उसमें 552 रियासतें थी। देखिए, ऐसे ही उनको लौह पुरुष नहीं कहा जाता, इनको ऐसे ही भारत का एकीकरण का जनक नहीं कहा जाता, बहुत विकट स्थिति थी। अब देखिए क्लियर हो गया। देखिए अब देखिए, आपको पता होगा हमारे भारत में अब जब देश बन रहा था उस समय 552 क्या थी, रियासत थी, ये प्रिंसी स्टेट थी, रियासत थी, है ना, प्रिंसी स्टेट। प्रिंसी स्टेट मतलब ये क्या थे, ये भारत के
मतलब ये अंग्रेज के एक प्रकार से गुलाम थे, जो प्रिंसी स्टेट थे ना। तो अब भारत को 4 हिस्सों में बांटा गया। क्या किया गया? भारत को 4 हिस्सों में बांटा गया, और वो 4 हिस्से थे कौन कौन से? पार्ट ए में बांटा गया, पार्ट बी में बांटा गया, और पार्ट सी में बांटा गया, और भैया पार्ट डी में बांटा गया। पार्ट ए में किनको रखा गया? किनको रखा गया? जहां पे सीधे अंग्रेज का कंट्रोल था, जहां पे सीधे अंग्रेज क्या करते थे? राज्य करते थे, जिसे आप कहते थे अपना मध्य प्रदेश का सेंट्रल प्रोविजन बरार। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बोला जाता था क्या? ब्रिटिश प्रोविंसेस। क्या बोला जाता था? ब्रिटिश प्रोविंस ना, ब्रिटिश प्रांत, जहां पर सीधे कंट्रोल था किसका? अंग्रेजों का। समझ में आ रहा है? ऐसे क्षेत्र को बोला गया ब्रिटिश प्रांत। पार्ट बी में उनको रखा गया जहां पे देसी रियासतें थी, जहां पे देसी रियासत थी, ये प्रिंसी स्टेट थे। पार्ट सी में रखा गया कमिश्नरी क्षेत्र को, अभी मैं बता रहा हूं एग्जांपल के साथ, कमिश्नरी क्षेत्र को। और पार्ट डी में रखा गया यूटी को, केंद्र शासित प्रदेश को, और उस समय एक ही था, अंडमान एंड निकोबार। तो क्वेश्चन आया है कि अंडमान एवं निकोबार किस पार्ट का भाग है? तो आपको बताना है किस भाग का है? पार्ट डी का भाग है। ब्रिटिश प्रांत मतलब जहां पे डायरेक्ट ब्रिटिश का कंट्रोल था, जैसे मध्य प्रदेश का सेंट्रल प्रोविजन इन बरार किसके अधीन था? इसको जीते थे उन्होंने, जिस अंग्रेज भाग को उन्होंने जीता था उस भाग को क्या कह दिया गया? क्या कह दिया गया? ब्रिटिश प्रांत। एग्जाम्पल के रूप में मध्य प्रदेश का सीपी एंड बरार क्षेत्र। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार देसी रियासत आपको पता होगा मध्य प्रदेश की, जैसे ग्वालियर थी और होलकर थी, किस पे आती? पार्ट बी में आती है। ऐसी देसी रियासत जो देवास की है, जो गायकवाड़ थे, जो पेशवा थे, जहां जहां देसी रियासत थी कितनी? 552, वो कहां पे आती थी? पार्ट बी में। समझ में आ रहा है? और पार्ट सी में कमिश्नरी क्षेत्र मतलब जो मेन एरिया, जैसे अजमेर था, जैसे भोपाल था। कमिश्नरी क्षेत्र मतलब समझ रहे हो कि एक एक मेन पार्ट, मैसूर था, है ना, जैसे कमिश्नरी क्षेत्र में आता था भोपाल। क्वेश्चन आता भी है मध्य प्रदेश से कि भोपाल किस भाग का पार्ट है? तो आपको बोलना है पार्ट सी का। भोपाल था, मैसूर था, अजमेर था। तो इनको कमिश्नरी क्षेत्र मतलब उस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण एरिया को, उस क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उनको कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया। देसी रियासतों में जैसे मैंने बताया था आपके मध्य प्रदेश से ग्वालियर, सिंधिया रियासत थी, होलकर रियासत थी इंदौर में, ऐसी रियासतें शामिल थी, गायकवाड़, पेशवा, पवार। समझ में आ रहा है? और चौथे में रखा गया था केंद्र शासित प्रदेश को। यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, तो जो ब्रिटिश, जिनके ब्रिटिश के अधीन में थे, तो सेंट्रल प्रोविजन बरार, ब्रिटिश पार्ट बी देसी रियासत पे ग्वालियर, होलकर, और जो जितनी देसी रियासत आती थी 552। और पार्ट सी में था कमिश्नरी क्षेत्र भोपाल, मैसूर, अजमेर, और पार्ट डी में था अंडमान एंड निकोबार। समझ में आया? ये क्वेश्चन आ चुका है, यहां से पूछेगा तो आपको बताना है, ठीक है? और अब क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आपसे मध्य प्रदेश का ही बता दे रहा हूं, जो सेंट्रल प्रोविजन बरार या महाकौशल वाला क्षेत्र आता तो भारत मध्य प्रदेश का पार्ट ए में आता था, जिसकी राजधानी नागपुर बनाई गई थी, और जिसके गवर्नर राघवेंद्र राव बनाए गए थे, और जिसके वो कौन थे मंत्री पहले? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो वो भी कौन सा एरिया था जहां पे कौन एनेक्स किया था? अंग्रेज जिसको जीते थे उसको कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंस। पार्ट बी में मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे ग्वालियर रियासत आती थी, होलकर और सिंधिया, जहां पर 6-6 महीने राजधानी रहा करती थी। बात समझ में आ रहा है? तो जो देसी रियासत थी, जितनी देसी रियासत, उसको पार्ट बी में रखा गया। और भोपाल आएगा तो पूछता है भोपाल कौन सा? पार्ट सी का पार्ट था, कमिश्नरी क्षेत्र था, और मध्य प्रदेश में तो कोई यूटी था ही नहीं, कोई केंद्र शासित तो डी नहीं था। तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश से भी आते हैं, याद रखिए। बात समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हुई? अब देखिए 552 रियासतें हुई, तो अब यहां पे आ गए, जब भारत का एकीकरण करने का समय आ गया, तो यहां पे 3 व्यक्ति आते हैं, क्वेश्चन नाम पूछा गया। अब भारत का एकीकरण हो रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ भारत हो रहा है, भारत का एकीकरण हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग एक ही नाम जानते हैं भारत के एकीकरण में, किसका नाम आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बस को आप जानते हैं। इसके साथ कौन थे? पीपी मेनन साहब थे, ये आईएएस थे उस समय के, पीपी मेनन। और एक अंग्रेज ने भी हमें साथ दिया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन, अब इन्होंने जब देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ तो इन्होंने 3 शर्त रख दी।
क्या कितनी शर्त रख दी? 3 शर्त रख दी। क्या 3 शर्त रख दी? कि भैया अगर किसी को पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान चले जाइए, किसी को भारत में रहना है तो भारत में रह जाइए, या तो भैया आप अपना एक स्वतंत्र रहिए, या आप स्वतंत्र रहिए। ये 3 चीज हमारी जो हमारी देसी रियासत थी, जो पार्ट ए थे, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के सामने 3 शर्त रख दी गई, और वो शर्त थी कि आपको पाकिस्तान में जाना है तो आप पाकिस्तान में जाइए, आप भारत में जाना है तो आप भारत में जाइए, और आपको स्वतंत्र रहना है तो आप स्वतंत्र रहिए। तो क्या हुआ कि 552 जो रियासतें थी, 552 में मोस्टली रियासतें कहां शामिल हो गई? भारत में। भारत में आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद 3 रियासतें थी, सिर्फ 3 रियासत ऐसी थी, 3 रियासतें ऐसी थी जो बोल रही थी भैया हमें रहना है स्वतंत्र। और वो 3 रियासत थी कौन कौन? हैदराबाद, दूसरी रियासत थी कश्मीर, और तीसरी रियासत थी आपको पता होगा जूनागढ़। ये 3 बोल दी हमें स्वतंत्र रहना है। हमने बोला ठीक है स्वतंत्र रहो। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब जब ये 3 रियासतें थी, अब यहां से पाकिस्तान का नाम हट गया, बाकी रियासतें कहां शामिल हो गई? कहां पे शामिल हो गई? भारत में। और 3 रियासतें ऐसी थी हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, जो बोल रही थी भैया हमें शामिल स्वतंत्र रहना है हमें। अब बात क्या आई, मैंने भी बताया यहां पे 3 लोग एकीकरण की बात कर रहे थे, सरदार वल्लभ पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात में आई कि अगर आज हम इनको स्वतंत्र घोषित कर दिए तो आगे जाके कोई और राज्य भी मांग करेंगे कि हमें स्वतंत्र होना, और इसी तरह भारत का क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी हो जाएगी, भारत की अखंडता हो जाएगी और भारत टूटने लगेगा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भैया हैदराबाद को बोला कि भैया आप शामिल हो जाओ, ये मानने को तैयारी नहीं है, शामिल होने के लिए तैयारी नहीं। तो उन्होंने भैया सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि यहाँ पे कैसे भी करना पड़ेगा और हैदराबाद को हमें शामिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा था हमें खुद का स्वतंत्र राज्य बनाना है, निजाम लोग का शासक था। तो सरदार वल्लभ पटेल आते हैं और उन्हें बोलता है भैया आप कैसे भी करेंगे। तो यहाँ पे पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाया गया और चारों तरफ से भेज दिया गया आर्मी, और इसके तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, या पुलिस कार्रवाई के तहत किसको शामिल कर लिया गया था? हैदराबाद को। दूसरी तरफ था कश्मीर, ये भी बोला भैया हमें स्वतंत्र रहना है। अब इसी समय जब कश्मीर जब आजाद हुआ था, जो कश्मीर स्वतंत्र होने की बात करी थी, इसी समय पाकिस्तान क्या करता है? इस पर हमला कर देता है। अब हमला कर देता है तो कश्मीर के पास ऑप्शन बचा कि भैया अच्छा है कि हम कहां पे शामिल हो जाएं? भारत में शामिल हो जाएं। तो दौड़कर भागकर आते हैं नेहरू जी के पास और बोलते हैं भैया हमें शामिल कर दो। नेहरू जी किससे बात करते हैं? सरदार वल्लभ पटेल को। क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है शामिल कर लो। तो शामिल करने की बात करते हैं कश्मीर को। वो बेगड़ा वंश के उस समय वहां पर राजा रहते हैं, हरि सिंह, और उन्हें सोचते हैं हम भारत के साथ शामिल हो जाए, मगर वो कहते हैं कि हमारे कुछ शर्तें होंगी तब हम जाके आपके में शामिल होंगे, हमारा झंडा अलग होगा, हमारा संविधान अलग होगा, हमें दोहरी नागरिकता दो। इस प्रकार से जो 35 में प्रावधान दिया गया वो सभी की मांग कर दिया किसने? हरि सिंह ने। अब इसको हमने क्या किया गया? अब कश्मीर को हमने विलय किया गया, तो हम किससे किया गया? विलय पत्र से। तो इसको शामिल किया गया इस रियासत। तो क्वेश्चन आता है विलय पत्र से, किससे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिनेशन से। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन से हमने क्या किया? इसको शामिल कर दिया गया। तो पूछता है कश्मीर को किससे शामिल किया गया है? विलय पत्र से। अब एक बच गया जूनागढ़। जूनागढ़ भी स्वतंत्र बात कर रहा था, तो जूनागढ़ में क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया। जा से जा याद रख सकते हैं, रेफरेंडम कराया गया। जनमत संग्रह मतलब वोटिंग कराई गई कि आपको भारत में जाना है कि स्वतंत्र रहना है। तो ज्यादा बहुमत मिली किस पे? भारत में। और जूनागढ़ को भी शामिल कर दिया गया जनमत संग्रह से। और इस प्रकार भारत का एकीकरण हो गया। ठीक है, और सारी रियासतें शामिल होकर भारत एक, आज आपको जो मैप दिखता है वो भारत दिखता है। समझ में आया? अब इसके बाद क्या हुआ? अब बात आई, अब हमें राज्य बनाना था। अब हमें क्या बनाना था? राज्य बनाना था। तो अब इसके लिए अब इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उस समय कांग्रेस चल रही थी, तो उनको कुछ आयोग लाना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? एक एसके धर आयोग आया पहला पूछता है कि अब राज्यों के गठन के लिए कौन सा आयोग आया? तो 1948 में एक एसके धर आयोग आता है। तो इस समय लोगों की जो मांग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि भैया भारत में अब जो राज्य बनना चाहिए वो भाषाई आधारित लिंग्विस्टिक बेस बनना चाहिए, कि भैया जहां पे पंजाब है तो उसको, जहां पंजाबी बोली जाती है तो उसको पंजाब राज्य बना दो, जहां पे मलयालम बोली जाती है तो उसको कौन सा केरल राज्य बना दो, जहां कन्नड़ बोली जाती है तो कर्नाटक। तो नेहरू जी बोल रहे थे कि अगर हम इस भाषाई के आधार पर, अगर ये जो मांग चल रही है देश में राज्य बनाने की, तो अगर इस प्रकार से बना दिया गया तो उनको डर था कि कहीं ना कहीं भारत
टूट ना जाए। जो जो भाषाएं के लोग हैं कि गुजरात अगर बोल दे कि भैया हमारे यहाँ पे गुजराती बोली जाती तो एक अलग राज्य ना बना लिया जाए, तो उन्होंने एक आयोग बिठाया और वो आयोग था कौन सा? सबसे पहला एस के धर आयोग 1948 में आता है। तो अगला लिखिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब इसके लिए क्वेश्चन आता है, सबसे पहला आयोग आया गया जिसका नाम है एस के धर आयोग। ये इलाहाबाद के रिटायर्ड जज थे और एस के धर आयोग आता है जून 1948 में और इसमें 4 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष तो कौन थे? एस के धर थे और 4 सदस्य आते हैं और ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है? ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है दिसंबर 1948 में। और ये क्या सिफारिश करता है? और डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि राज्यों के गठन के लिए, राज्यों के गठन के लिए पहला आयोग, राज्यों के गठन के लिए प्रथम आयोग, प्रथम आयोग, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? एस के धर आयोग। कब आया? 1948। 4 सदस्य थे, रिपोर्ट इन्होंने दिसंबर 1948 में पेश की और इसके अध्यक्ष तो आपको पता है इसके धरी साहब थे। और इन्होंने क्या सिफारिश करी? इन्होंने बोल दिया कि भैया भाषाई आधार पर ना होकर राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर ये लिंग्विस्टिक बेस्ड ना होकर प्रशासनिक आधार पर किया जाए, प्रशासनिक आधार पर किया जाए, प्रशासनिक आधार पर किया जाए। ये इन्होंने रिपोर्ट दे दी। और जनता क्या मांग कर रही थी? कि भाषाई के आधार पर होना चाहिए, राज्यों का गठन भारत में भाषाई के आधार पर होना चाहिए। मगर क्या बोले, इस रिपोर्ट आई, इन्होंने एक कमीशन बिठाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी रखी, एस के धर साहब को बुलाया और बोला कि भैया चेक करिए क्या मांग है, भारत में क्या करना चाहिए। और उन्होंने जून 1948 में रखा गया और राज्यों के लिए गठन करने वाला प्रथम आयोग, 4 सदस्य थे और अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं 1948 में और सिफारिश कर दिए भैया जो जनता की मांग थी कि भाषाई आधार पर ना होकर यहाँ पे प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। और जब ये हुआ तो भारत की जनता पर क्या फैल गया? भारत की जनता पर असंतोष फैल गया और असंतोष फैल गया तो बहुत दक्षिण भारत में ढेर आंदोलन होने लगे। और जब आंदोलन होने लगे तो आपको एक पता होगा, एक तेलुगु राज्य में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटीदी श्रीरामल्लू। ये क्या करे? आमरण अनशन में बैठ गए। ये 56 दिन आमरण अनशन में बैठ गए। 1952 की घटना है ये आमरण अनशन में बैठ गए कि भैया भाषाई आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है। अब ये जब ये तेलुगु राज्य की ये मांग कर रहे थे, तेलंगाना की, मतलब जो आप आज आंध्र प्रदेश देखते हैं, आप ये तेलंगाना देखते हैं, वहां पे कौन सी तेलुगु भाषा बोली जाती है ना, तो मांग कर रहे थे कि हमारा तेलुगु जो है वो एक भाषाई आधार पर एक राज्य बनना चाहिए जो मद्रास से अलग होकर बनना चाहिए। और पोट्टी रमालू बोल दिए, पहले वो मद्रास क्षेत्र में आता था कि हमें मद्रास में ना रह के हमारे लिए एक आंध्र प्रदेश जैसा एक राज्य की मांग करिए। ये आमरण अनशन में बैठ गए। क्यों? क्योंकि सिफारिश में क्या बोल दिया गया था? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो दक्षिण भारत में एक बहुत ज्यादा आंदोलन होने लगे और जब वहां पे आंदोलन होने लगे तो पोटी दी रमालू करते हैं और ये आमरण अनशन में बैठ जाते हैं या हंगर स्ट्राइक में बैठ जाते हैं, भूखे रहने लगते हैं। और 1952 में 56 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ हो जाती है तो साउथ में या हमारे जो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा ही और ज्यादा आंदोलन बढ़ जाता है कि अब राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए फिर आईएनसी क्या करती है? एक और कमेटी बिठाती है, जेबीपी समिति या जेबीसी आयोग बिठाती है और इस पर इसके 3 सदस्य होते हैं जिसका नाम है जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और तीसरे होते हैं कौन से? आपके मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया। और इनको बोला गया भैया कि एस के धर क्यों फेल हो गया और ऐसी क्या रिपोर्ट दे दी गई जो और भी ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। तो इसी के लिए आता है और ये भी आता है, ये 1948 में आया था और ये अपनी रिपोर्ट देती है। कब देती है रिपोर्ट?
1949 में अपनी रिपोर्ट देती है और ये भी सिफारिश क्या कर दी जेबीपी कमेटी कि भैया भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। अब और भी ज्यादा आंदोलन बच गए, कहां पे, दक्षिण भारत में और भी ज्यादा आंदोलन, लोग और भी ज्यादा आक्रोश हो गए क्योंकि इन्होंने इसी को फॉलो कर लिया था जो एस के धर ने बोला था, वही जेबीपी कमेटी ने भी बोल दिया था कि यहां पे भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर भारतीयों का गठन होना चाहिए। अब आंदोलन और भी चरम सीमा पर पहुंच गया, लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, सड़कों पे आ गए। उनका एक ही बात थी कि हमारा भैया भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ेगा। और अंत में यही हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, और झुकना पड़ा तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और आपको पता होगा भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया। भाषाई आधार पर एक राज्य का, सबसे प्रथम राज्य का गठन किया गया, भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन किया गया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आपको पता होगा 1 अक्टूबर 1953 को बना था आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन आता है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश। बात समझ में आया। और जब आंध्र प्रदेश, अब सरकार झुकी गई और भाषाई आधार पर बना दी गई, एक लिंग्विस्टिक बेस पर एक राज्य बना दी गई, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। और कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 में। फेवरेट क्वेश्चन है, आया हुआ है, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या हुआ, अब भाषाई आधार पर बात चली गई कि अब राज्यों का गठन किस पे होना चाहिए, भाषाई आधार पर। तो इसके लिए 1953 में फजल अली आयोग आया, फजल अली आयोग आया। और फजल अली आयोग आया और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, क्वेश्चन आता है। ये कितने सदस्य थे इस पे भी, इस पे 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे। एक तो फजल अली आयोग थे और पणिकर साहब और हृदय कुंजरू जी थे, ये 3 लोग थे। और 1953 में एक फजल अली आयोग बनाया गया और 3 सदस्य की कमेटी थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, कब दी अपनी रिपोर्ट, 1956 में दी। और क्या सिफारिश की इन्होंने, क्या सिफारिश की कि भारत में जो राज्यों का गठन होगा, भारत में राज्यों का जो गठन होगा, भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेस्ड होना चाहिए, भाषा के आधार में होना चाहिए। और इसी के तहत सातवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 लाया गया और क्या बना दिया गया, 1956 में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। समझ में आया पूरी कहानी कि नहीं आई? बात समझ में आया। इसके जो 2 अन्य सदस्य थे उनका नाम भी पूछता जाता है, हृदयनाथ कुंजरू और पणक्कीकर, ये 2 इसके सदस्य थे। बात समझ में आया। तो पूछेगा कि भाषाई आधार पर सिफारिश करने वाला कौन सा आयोग आया था, फजल अली आयोग। और इसी फजल अली आयोग के तहत एक भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 में, कौन सा, आंध्र प्रदेश। बात समझ में आई। और 3 सदस्य वाले जो थे इसके कितने थे, 3 सदस्य थे। अपनी रिपोर्ट कब से सौंपी, 1956 में, याद रखिए। और इसी के तहत मध्य प्रदेश भी भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य बना था। 1 नवंबर 1956 में हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। बात समझ में आई। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, क्वेश्चन आ चुका है। और क्या सिफारिश की थी, भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार में होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, सबको आया, क्लियर है सबको? चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। इस प्रकार भारत का एकीकरण होने लगा। और इसके बाद मध्य प्रदेश का एकीकरण, जब मैं आपको मध्य प्रदेश पढ़ाया था तब बताया था, इसी के तहत मध्य प्रदेश में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी बांट दिया गया था। डी क्यों नहीं बांटा, क्योंकि डी में क्या आते हैं, यूटी आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को यूटी तो है नहीं, समझ में आ रहा है। क्लियर। तो एक ये राज्य बन गया था और एक राज्य और लिखिए, पंजाब। एक पंजाब का बहुत नाटक था, तो पंजाब को भी सब शामिल किया गया, तो उसको भी बोला गया। उसके लिए एक शाह आयोग, क्वेश्चन आया है 1966 में जो पंजाब था, अब पंजाब को भी शामिल करना था, तो उसके लिए एक शाह आयोग बनाया गया
अगला लिखिए, अब यहाँ पे जो पंजाब को शामिल करना था हमें, पंजाब का आपने नाम सुना होगा, और पंजाब को भारत में 1966 में शामिल किया गया था, और इसके लिए 1966 में एक कमेटी आई थी जिसका नाम है शाह आयोग। क्वेश्चन आया हुआ है शाह आयोग। अब पंजाब एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो इसमें बोल दिया गया जो बर्फ का क्षेत्र है पंजाब के अंदर आता था हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और खुद पंजाब। तो शाह आयोग ने बोला भैया जो बर्फ की तरफ है, जो बर्फ जहां पे ज्यादा पड़ रही है उसको बोल दिया जाए, एक हिमाचल प्रदेश बना दिया जाए। तो हिमाचल प्रदेश एक राज्य बन गया। जहां पे हिंदी बोली जाती है उसको भैया हरियाणा बोल दिया जाए, और हरियाणा और पंजाब के बीच में जहां पे कॉमन होगा कमिश्नरी क्षेत्र उसको चंडीगढ़ बना दिया जाए, और जहां पे पंजाबी बोली जाती है उसको पंजाबी बोला जाए, और इससे पंजाब का भी क्या हो गया, जन्म हो गया। 1966 में शाह आयोग के तहत इसको किया गया था। समझ में आ रहा है? तो ये चीज और कर दी गई थी। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भारत का एकीकरण हो गया, और एकीकरण या लौह पुरुष के जनक कहा जाता है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मगर उनके साथ बीपी मेनन साहब थे जो आईएएस थे, उनके साथ एक व्यक्ति और थे जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड माउंटबेटन। ये तीनों लोग ने मिलकर देसी रियासतों को भारत में शामिल कर दिया गया, और उसी का परिणाम है कि आज आपको भारत देखने मिलता है। तो मैंने बता दिया अनुच्छेद 3 के तहत क्या बोला गया है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का उनका नामकरण इस सीमा की डिसाइड किया जा सकता है, और भारत राज्यों का संघ होगा, और भारत और इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत, अभी से पहले केस चल रहा था, बताया ना, इंडिया शब्द को निकालने के लिए, पर भारत शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। हमारे संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये फालतू की याचिका है, भारत और इंडिया दोनों शब्द हमारे किस पर संविधान में उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस प्रकार आज जो आप भारत देखते हो उस भारत को, ये परिणाम है इनका जो भारत को इस तरह से बनाए गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से तैयार हुआ था भारत। क्लियर? मेरे ख्याल से आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन कौन सी कमेटी आई थी, क्या क्या किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी किसको कहा जाता है। और यहीं पे भी आप देखोगे जो सेंट्रल प्रोविजन बरार है उसी को मध्य प्रदेश का भाग ए कहते हैं, महाकौशल को मिला के। ठीक है? और उसके पहले जो बने थे कौन बने थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, और गवर्नर बने थे राघवेंद्र राव, जिसकी राजधानी थी नागपुर। पार्ट बी में आप देखोगे मध्य प्रदेश में ग्वालियर और होलकर रियासत आती थी, मकड़ाई रियासत आती, जितनी भी रियासत थी, नरसिंहगढ़ रियासत, वो पार्ट बी के हिस्से में थी। ठीक है? जिसके किसको बना दिया गया था, लीलाधर सेठ को बना दिया गया था, और तखतमल को यहां पे गवर्नर बना दिया गया था। पार्ट सी में आप देखेंगे भोपाल, मैंने बता रहा हूं ना, भोपाल जो कमिश्नरी क्षेत्र था उसको पार्ट सी में बनाया गया, जहां के कौन बने थे पहले मुख्यमंत्री, कौन बने थे, पंडित शंकर दयाल शर्मा, जो 9वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और पार्ट डी में कौन आते थे, केंद्र शासित प्रदेश आते थे, और कौन से, अंडमान एंड निकोबार। और एक पार्ट सी में एक और पार्ट आता था हमारे मध्य प्रदेश में, विंध्य क्षेत्र। कौन सा आता था, विंध्य क्षेत्र, जिसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी। शंभू शुक्ल यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है? याद रखिए। तो इस प्रकार हमारे भारत का पूरा निर्माण हो जाता है, और ये शक्ति देती है। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन है सब कुछ इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना यहाँ पे क्या, परिसंघ नहीं, संघ नहीं, यूनियन। समझ में आ रहा है? तो समझ में आया सब कुछ अच्छे से आया कि कैसे भारत का निर्माण हुआ? सबको आया? किसी को कोई समस्या? हाँ, चलिए बाकी अब हम कल देखते हैं। कल से हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखना है, जो मैं सिर्फ आपको ओरली बोल दिया करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको सिर्फ मैं आपको लिखवा दिया करूंगा। कि अनुच्छेद 5 में कल से हमें नागरिकता वाला पढ़ना है। अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया है कि नागरिकता की परिभाषा दी गई है। 6 में क्या बोला गया है कि अगर पाकिस्तान से लोग आए तो उनको नागरिकता दे दें, यहां से अगर जाए तो उनकी नागरिकता के बारे में बात की गई है। 11 में क्या दी गई है, परिभाषा, और उसके बाद फिर मौलिक अधिकार तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है, वहां से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है? और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम राष्ट्रपति का 2 दिन में आर्टिकल खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी दूंगा। ट्रिक कैसी देना है मुझे आपको, कि किस आर्टिकल में क्या कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। जैसे आपको पता होगा कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है, राष्ट्रपति आता है भैया 52 में, आता है 52 में। इस पे भैया आप 11 प्लस कर दीजिए तो क्या आएंगे, इससे छोटा कौन होता है, 11 प्लस कर दीजिए तो उपराष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा 63 में। इस पे फिर 11 प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एक पीएम आ जाएगा देश का। 11 प्लस करिए तो कितना आता है, 74। क्लियर? इस प्रकार से हम याद करेंगे। इस प्रकार का 89 का रूल भी है। जैसे आपको मैंने बताया था कि सा से संसद होती है, रा से राज्यसभा और ला से
लोकसभा ये आती है 79 में, ये आती है 80 में और ये आती है 81 में। इसी पे 89 प्लस कर दीजिए, सब में 89 प्लस करते जाइए तो 168 आता है, 169 आता है, 170 आता है। तो इस पर राज्यों की विधानमंडल की बात की जाएगी। राज्य जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, विधान परिषद होती है राज्यों में। यहाँ पे लोकसभा होती है तो यहाँ पे क्या होती है, विधानसभा होती है। तो 170 में आएगा। राष्ट्रपति 72 के तहत किसी को भी क्षमा कर सकता है, तो 89 जोड़िए तो 161 के तहत राज्यपाल माफ कर सकता है। सहस्त्र को सहस्त्रावान कर सकता है, विखंडन कर सकता है 85 के तहत राष्ट्रपति, तो उस पर 89 जोड़िए, कितना आएगा, 89 जोड़िए कितना आएगा, 174। तो 174 के तहत राज्यपाल उसकी क्षमा याचना क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आपको आर्टिकल अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सबको बढ़िया समझ में आया। चलिए बाकी अब हम कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। जय हिंद।